भारत के एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में स्थित थी एक कुख्यात खदान, जिसे लोग लंबी दहर माइन के नाम से जानते थे। ये खदान कभी सोने और चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन एक दिन हुए रहस्यमय हादसे ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी जो लोग उस खदान के पास जाते हैं, वे अजीब अजीब चीजों का अनुभव करते हैं। कहानी 1970 के दशक की है। लंबे समय तक सोने और चांदी की खुदाई के बाद खदान के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने खदान में किसी अजीब छाया को देखा, जो कभी कभी दीवारों पर दौड़ती थी। फिर एक दिन खदान का एक हिस्सा अचानक ढह गया और उसमें काम कर रहे 50 से अधिक मजदूर मलबे में दब गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। इस घटना के बाद खदान को बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। कहानी आज के समय की है। 4 दोस्तों आदित्य, निशा, रोहन और पलक ने लंबी दहर माइन के बारे में सुना था। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने तय किया कि वे एक रात उस खदान में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था। चारों दोस्त एक जीप में बैठकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए खदान की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और केवल जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वे खदान के पास पहुंचे तो ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। आदित्य ने मजाक में कहा, अरे ये जगह तो इतनी डरावनी भी नहीं लग रही, शायद ये सब कहानियां मनगढ़ंत है। लेकिन निशा ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब था। उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सतर्क रहना चाहिए। चारों ने खदान का मुख्य दरवाजा खोला, जो जंग खा चुका था। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर टूटी फूटी लकड़ियां थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पलक घबरा गई और बोली, ये अच्छा विचार नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने कहा, हम इतनी दूर आए हैं, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही वे खदान की गहराई में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? चारों ने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वे और अंदर गए, उन्होंने देखा कि दीवारों पर मजदूरों के हाथों के निशान थे, जो खून से बने लग रहे थे। निशा ने एक कोने में देखा कि वहां एक पुराना हेलमेट और एक फावड़ा रखा था। तभी हेलमेट अपने आप हिलने लगा और खदान में जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई खदान को फिर से ढहा रहा हो। चारों घबराकर खदान से बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल गया था। खदान की सुरंगें ऐसी हो गई थी जैसे वे भूल भुलैया में फंस गए हों। तभी दीवारों से उन मजदूरों की परछाइयां निकलने लगी। वे जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमें यहां से बाहर निकालो। निशा ने पंडित के बताए कुछ मंत्र याद किए और जोर से उनका जाप करना शुरू कर दिया। इससे परछाइयां कुछ देर के लिए शांत हो गई। खदान के सबसे अंदर एक बड़ा कमरा था। वहां एक पत्थर की वेदी रखी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। वेदी पर लिखा था, जो यहां आएगा वो भी यहीं फंसेगा। तभी खदान में एक भयानक चीख गूंजी और उन चारों ने देखा कि मजदूरों की आत्माएं एक साथ प्रकट हो गई। आत्माओं ने कहा, हम यहां फंस गए हैं, जब तक कोई हमारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। आत्माओं ने बताया कि खदान के मालिक ने लालच में आकर उनके साथ धोखा किया था। उनके खून से उन्होंने उस सोने को अभिशप्त कर दिया। आदित्य ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताइए हमें क्या करना होगा। आत्माओं ने उन्हें एक विशेष स्थान पर एक पुराने ताबूत को जलाने के लिए कहा, जो उनकी मुक्ति की कुंजी था। चारों ने हिम्मत जुटाई
और आत्माओं के निर्देशों का पालन किया। ताबूत को जलाते ही खदान में तेज रोशनी फैल गई और आत्माएं शांत होकर गायब हो गई। खदान अब स्थिर थी और चारों ने वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। हालांकि वे खदान से बच निकले, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे आत्माएं अब भी उनके साथ हैं। उनके किए वादे के लिए उनका आभार मानती हुई चारों दोस्त खदान से बाहर निकलने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर और उत्सुकता बनी हुई थी। वे खदान से काफी दूर अपनी जीप में वापस आए और बिना रुके घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था और उनकी चुप्पी इस बात का संकेत दे रही थी कि सबके मन में खदान में हुए खौफनाक अनुभव की यादें ताजा थी। जैसे ही जीप जंगल के बीच से गुजर रही थी, अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एक बार भी नहीं चली। निशा ने सहमी हुई आवाज में कहा, यह जगह भी खदान जितनी अजीब लग रही है, मुझे नहीं लगता कि यह महज इत्तेफाक है। रोहन ने बाहर झांक कर देखा तो चारों ओर अंधेरा था। केवल दूर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। पलक ने डरते हुए पूछा, क्या हमें वापस खदान की छायाएं तो नहीं पीछा कर रही? तभी सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल हुई। सबने उधर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई लंबी थी, मानो किसी इंसान की हो, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमने आत्माओं की मदद की है, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये शायद हमारा भ्रम है। लेकिन परछाई धीरे धीरे उनकी जीप की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो परछाई नजदीक आई, उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने हमारी मदद की, लेकिन खदान में एक और आत्मा छूट गई। वो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। ये सुनते ही चारों दोस्त भयभीत हो गए। आदित्य ने जीप स्टार्ट करने की एक और कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाई, लेकिन ऐसा लगा कि वो परछाई उनके साथ साथ हवा में उड़ रही थी। निशा ने घबराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन परछाई ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। किसी तरह चारों ने हिम्मत दिखाई और अगले गांव तक पहुंचने में सफल हुए। गांव में पहुंचकर वे सीधे वहां के प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और कहा, तुमने खदान की आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन वहां की नकारात्मक शक्ति को अपने साथ ले आए। अब इसे खत्म करने के लिए हमें विशेष अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने चारों दोस्तों को हवन करने का निर्देश दिया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवा में अजीब सी गंध फैल गई। घर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और बाहर जोरदार आंधी शुरू हो गई। तांत्रिक ने तेज आवाज में मंत्रों का जाप किया और कहा, यह शक्ति बहुत पुरानी है, इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, घर के अंदर अचानक आग लगने जैसी रोशनी हुई। उस रोशनी से वही खदान की परछाई निकली और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारे पीछे कोई शक्ति नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, खदान जैसी जगहों से हमेशा दूर रहना। वहां जो हुआ वो मानव समझ से परे है। चारों दोस्त वापस अपने अपने घर लौट आए। हालांकि उनकी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। ये अनुभव उनके लिए एक सबक बन गया। ऐसी जगहों पर जहां अतीत ने अपने निशान छोड़े हैं, वहां जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन चारों दोस्तों के दिल में एक अजीब सा बोझ बना हुआ था। खदान में जो कुछ उन्होंने देखा और अनुभव किया, वो उनकी यादों में बार बार उभर रहा था। वे अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगते, खिड़कियों पर किसी के खटखटाने की आवाज आती और दीवारों पर परछाइयां दिखने लगती। निशा, जो बेहद डर गई थी, ने फोन पर बताया
कि उसके कमरे में रात को कोई अजनबी साया दिखा। पलक ने भी शिकायत की कि उसे लगातार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों को एक ही तरह के सपने आने लगे। सपने में वे खुद को फिर से लंबी दहर माइन के अंदर पाते थे। वहां खदान के गहराई में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। सपने में वो औरत उन पर चिल्लाती थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं अब तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ये सपना हर रात और भयानक होता गया। तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि खदान में एक और आत्मा छूट गई थी। अब चारों समझ गए कि वो आत्मा वही औरत थी जिसकी चीखें खदान में सुनाई दी थी। रोहन ने कहा, हमें वापस खदान जाना होगा। वो आत्मा तब तक हमें परेशान करती रहेगी जब तक हम उसे मुक्त नहीं करते। निशा ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन अगर हम गए और वहां फंस गए तो? इस बार शायद हम वापस ना आ पाए। पलक ने कहा, हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। चारों ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से लंबी दहर माइन की ओर निकल पड़े। इस बार उन्होंने तांत्रिक से पहले ही संपर्क किया और उसे साथ चलने को कहा। तांत्रिक ने कई मंत्रों और औषधियों के साथ उनकी मदद के लिए सहमति दी। रात के समय जब वे खदान पहुंचे तो वहां का माहौल और भी भयानक था। खदान के अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर वही खून के निशान फिर से चमकने लगे। खदान की गहराई में पहुंचने पर उन्हें उस औरत की आत्मा दिखाई दी। वो एक भयानक रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हें लगता है तुम मुझे शांत कर सकते हो? मैंने इस खदान में अपना सब कुछ खो दिया, अब मैं तुम्हें भी खो दूंगी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। खदान में जोरदार झटके लगने लगे, जैसे वो फिर से ढहने वाली हो। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, जो हुआ वो अन्याय था, लेकिन इस अन्याय को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी नफरत छोड़नी होगी। आत्मा कुछ देर के लिए शांत हुई और फिर रोते हुए कहा, मुझे यहां फंसा दिया गया, लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। तांत्रिक ने उसे खदान के भीतर एक विशेष स्थान पर ले जाकर अंतिम अनुष्ठान किया। आत्मा ने एक तेज चीख मारी और फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद चारों दोस्तों और खदान के आसपास की जगह पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। खदान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और स्थानीय लोगों ने वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की। चारों दोस्तों ने इस घटना से सीखा कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। ये अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक और शिक्षाप्रद सफर बन गया। आत्मा की मुक्ति के बाद चारों दोस्तों और तांत्रिक ने राहत की सांस ली। खदान से निकलते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अचानक शांत हो गया हो। हवा की सिहरन, पक्षियों की आवाज और उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हुआ। ऐसा मानो खदान ने अपनी क्रूरता को अलविदा कह दिया हो। हालांकि खदान में हुई घटनाओं ने चारों दोस्तों के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी थी। आदित्य ने तय किया कि वो अब ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएगा जहां अतीत के रहस्यों और दर्द को छेड़ने का खतरा हो। निशा ने खुद को अध्यात्म और ध्यान में झोंक दिया ताकि वो अपने अंदर के डर और उन भयानक यादों से छुटकारा पा सके। पलक ने इन घटनाओं को अपने ब्लॉग में लिखने का फैसला किया और लोगों को ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए आगाह किया। रोहन, जो सबसे ज्यादा साहसी था, ने अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बार वो किसी और जगह जाने की बजाय स्थानीय लोगों से उनकी कहानियां इकट्ठा करता रहा। तांत्रिक ने जाते जाते उन्हें चेतावनी दी, आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन उनके छायाएं हमेशा रह सकती हैं। अतीत का सम्मान करो और उसकी सीमाओं को पार करने की कोशिश मत करो। सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन कुछ महीनों बाद रोहन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग करते वक्त एक अजीब चीज देखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब वे खदान से बाहर आ रहे थे
तो एक काली छाया उन्हें पीछे से देख रही थी। वो छाया बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने पहली बार खदान में देखी थी, लंबी और डरावनी। रोहन ने ये बात दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसे केवल कैमरे की गड़बड़ी माना। लेकिन रोहन को यकीन था कि कुछ अब भी अधूरा है। एक दिन रोहन को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। क्या ये वही आत्मा थी, या खदान का कोई और रहस्य जो अब तक उजागर नहीं हुआ था?